ओके बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब ये रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या होता है बेटा? अपन ने पहले क्या पढ़ा कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से की जाती है। सो बेसिकली आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे कितनी इन्वेंट्रीज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर हम पूरा प्लान डेवलप करते हैं कि इतनी अगर टेक्नोलॉजी इतनी अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो अब इस रिसोर्सेज के लिए हमको क्या टेक्नोलॉजी की चाहिएगी, क्या स्किल्स चाहिएगी, क्या इंस्टीट्यूशंस चाहिएंगे, पूरा प्लानिंग करते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन से रिसोर्स की ज़रूरत कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कहाँ पे एक्सेस रिसोर्स है, कहाँ पे कम रिसोर्स है। हम उस रिसोर्स को उस कम वाले स्टेट्स में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। भाई हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, इन्वेंट्रीज बनाई रिसोर्सेज की जो हमारे पूरी कंट्री में अवेलेबल है, उस जिसके अंदर क्या क्या आ गया, सर्वेइंग आ गया, मैपिंग आ गया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स आ गए, मेजरमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी लगेगी इन रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, क्या इंस्टीट्यूशन लगेंगे, क्या प्लान्स लगेंगे, वो सब हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच किया कि भाई राजस्थान में पानी की कमी है और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ से पानी कहाँ पे चले जाएंगे, राजस्थान में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं मैचिंग द रिसोर्सेज। अब क्या बता रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनी वर द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। क्या बता रहे हैं, फॉरेनर्स इंडिया में क्यों आए थे? फॉरेनर्स इंडिया में आए थे क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिच रिसोर्सेज थे और वो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए थे उन रिसोर्सेज की वजह से। बता रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ टेक, अब देखो रिसोर्सेज तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी थे, तो फिर हम लोग इतना डेवलप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ब्रिटिशर्स हमको क्यों एक्सप्लॉइट कर पाए? क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रॉपर उनके पास क्या थी, प्रॉपर टेक्नोलॉजीज थी। ऐसा बता रहे, इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कोलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। बता रहे हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर रिसोर्स तभी आपको डेवलप करवा पाता है जब आपके पास उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशंस है जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर सके। तो एक बार ये चीज़ याद रखना कि प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग इवेल्युएट करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर मैच करते हैं। फिर हमको ये याद रखना है कि ब्रिटिशर्स क्यों इंडिया में अट्रैक्ट हुए थे, रिच रिसोर्सेज के कारण अट्रैक्ट हुए थे। इंडिया के रिसोर्सेज को वो लोग क्यों इतना ईजिली एक्सप्लॉइट कर पाए थे, हमको इतना एक्सप्लॉइट क्यों कर पाए थे, क्योंकि उनके पास हाई टेक्नोलॉजी थी। फिर रिसोर्स हम लोगों के डेवलपमेंट में कब कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, जब हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है उस रिसोर्सेज के साथ। हमें क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अब उसको बचा के चलना, उसको प्रॉपरली यूज़ करना, उसको हम कंजर्वेशन बोलेंगे। गांधी जी का एक कोट है कि भाई देयर इज इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट इनफ फॉर एनी वंस ग्रीड। भाई सबकी नीड्स पूरी हो जाए, इतने रिसोर्सेज हमारे इंडिया के पास है, बट किसी का भी ग्रीड पूरा हो सके इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। उसने बोला कि उन्होंने बोला कि जो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स है वो लोग ही सबसे बड़ा कारण है हमारे रिसोर्स के एक्सप्लॉइटेशन का एक ग्लोबल लेवल। मतलब बता रहे हैं कि कुछ लोग इतना ज़्यादा ग्रीड में आ जाते हैं कि वो लोग एनवायरनमेंट को हार्म कर देते हैं खुद के सेल्फ बेनिफिट के लिए। तो गांधी जी ने बोला दे आर द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। फिर आगे क्या बताया गया है कि पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे इस कंसर्न को, रिसोर्स कंजर्वेशन के कंसेप्ट को कहाँ पे हाईलाइट किया गया, क्लब ऑफ रोम में। कहाँ पे, क्लब ऑफ रोम, जहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की गई। फिर 1968 में, उसके बाद बता रहे 1974 में गांधी जी की फिलोसॉफी को अडेप्ट करके स्क्यूमैचर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जिसका नाम क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो एक बार वापस मेरे को बताओ, अपन ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा? अपन पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। बता रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स को कंजर्व कर, ह्यूमन अगर उसको प्रॉपरली यूज़ करेगा तो हम उसको कंजर्वेशन बोलेंगे। गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने बोला कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। उन्होंने बोला जो ये ग्रीडी इंडिविजुअल है वो लोग सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। फिर बताया कि फर्स्ट टाइम ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन का कंसेप्ट है वो कहाँ पे पुट किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम में पुट किया गया 1968 में।
1974 में स्क्यूमैचर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल करके एक बुक लिखी थी गांधी जी की फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए। फिर बता रहे ऐसा ही कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे किया था ब्रूटेनडाइल कमीशन रिपोर्ट 1987 में। उस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी को आगे क्या किया गया था, सब्सिक्वेंटली एक बुक में पब्लिश किया गया था जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो एक बार वापस बताओ, सेम कंट्रीब्यूशन रिसोर्स कंजर्वेशन का ग्लोबल लेवल पे किसने किया था? ब्रूटेनडाइल कमीशन रिपोर्ट ने किया था। ये रिपोर्ट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और यही कंसेप्ट बाद में कहाँ पे पब्लिश किया गया था? एक बुक में पब्लिश किया गया था जिस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड एट अर्थ समिट। उसके अलावा जो रियो द जेनेरियो समिट हुई थी उसमें भी रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात हुई थी। ओके, अब हम लोग आते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को क्या करता है? वो हम लोगों की वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। पर लैंड एक ऐसी एसेट है जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड की, मतलब अब जितनी लैंड है उसको तुम खींच के बड़ा नहीं कर सकते। उसका जो मैग्नीट्यूड है जितनी है उतनी ही रहेगी, वो उससे एक्सपांड नहीं हो सकती। इंडिया के पास वैरायटी ऑफ लैंड फीचर्स है, जैसे कि ऐसा बता रहे हैं इंडिया के पास माउंटेन्स है, इंडिया के पास प्लेन्स है और इंडिया के पास प्लेट्यूज है। माउंटेन्स से हम लोगों को 30% क्या मिलता है? हमारा माउंटेन्स कितने हैं? 30% है पूरे, अगर हम बात करें फीचर्स के अंदर। प्लेन्स कितने हैं? 43%। प्लेट्यूज कितने हैं? 27%। बेटा माउंटेन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? माउंटेन्स हमें टूरिज्म फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। रिवर्स का जो है वो हमको माउंटेन्स प्रोवाइड करता है। प्लेन्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। और प्लेट्यूज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट का जो पार्ट है वो पूरा प्लेट्यू के अंदर आता है। तो एक बार हम लोगों को ये याद रखना है कि माउंटेन 30% है, प्लेन्स 43% एंड प्लेट्यूज कितने हैं? 27%। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का लैंड यूटिलाइजेशन, कि इंडिया में जो लैंड है वो किस तरह से डिवाइडेड है। सो इंडिया में लैंड किस तरह से डिवाइडेड है? कुछ फॉरेस्ट पार्ट में है, कुछ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है, कुछ नेट सोन एरिया है, कुछ फैलो लैंड है, कुछ करंट फैलो है, कुछ अदर देन करंट फैलो। अब ये सब क्या है? देखो बता रहे लैंड यूज आर फॉर फॉलोइंग पर्पस। सबसे पहले बताया है फॉरेस्ट, ठीक है, कुछ लैंड फॉरेस्ट में यूज हो रही है। कुछ है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब बैरन लैंड, मतलब जो बंजर जमीन है वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। और जो नॉन एग्रीकल्चर यूज में लैंड आ चुकी है, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग्स आ चुकी है, इंडस्ट्रीज आ चुकी है, तो वहाँ पे तुम खेती नहीं कर सकते, तो वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन हो गया। उसके बाद नेट सोन एरिया। व्हाट इज नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया? नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है कि तुम लोगों ने ऐसा एरिया जिसमें तुमने कम से कम बोलते ना साल में एक बार तो खेती की है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सोन एरिया, ठीक है। और ग्रॉस में क्या आ जाएगा? जहाँ पे एक या एक से ज्यादा बार खेती की गई है वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आ जाएगा। फैलो लैंड मतलब जिससे एक साल से हमने कोई खेतीबाजी नहीं की है, एक साल से वो क्या पड़ी है? ऐसी की ऐसी पड़ी है, उसको बोला जाएगा फैलो लैंड। और अदर करंट फैलो में क्या आएगा? जहाँ पे 1 से लेके 5 साल के बीच में हमने खेती नहीं की है, उसको हम बोलते हैं अदर करंट फैलो लैंड। फिर आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में क्या क्या आएगा? एक तो पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड मतलब जहाँ पे गाय भैंस को चारा चरवा रहे हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। और कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जहाँ पे 5 साल से ज्यादा से हमने क्या नहीं की है? खेतीबाजी नहीं की। तो एक बार मेरे को वापस बताओ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन क्या किया है? सबसे पहले हमने किया है फॉरेस्ट जहाँ पे अभी फॉरेस्ट है। नेट सोन एरिया का लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, उसके अंदर हमने क्या देखा? बैरन लैंड, मतलब जो बंजर जमीन है और ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा बिल्डिंग्स और आ चुकी है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। उसके बाद नेट सोन एरिया जहाँ पे खेती हो रही है। नेट जोन बताया मैंने कि एक साल के कम से कम एटलीस्ट एक बार तो खेती हो रही है, और ग्रॉस में एक या एक से ज़्यादा बार टोटल आ जाता है। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? उसके बाद हम लोगों को देखना है कि तुम लोगों का फैलो लैंड क्या होती थी? फैलो लैंड मतलब एक साल से कम। अदर करंट, फिर उसके बाद आती थी करंट फैलो मतलब वापस आते हैं अपन ने क्या बोला? फैलो में करंट फैलो मतलब एक साल से खेती नहीं हुई है। अदर देन करंट फैलो मतलब 1 से 5 साल तक में खेती नहीं हुई है। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या आती है? पैस्चर लैंड आती है तुम्हारी। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जहाँ पे 5 साल से हम लोगों ने खेतीबाजी नहीं की है। अब ये तुम लोगों को तुम्हारी टेक्स्ट बुक में पूरा एक डिटेल में तुमको ये चीज़ समझाई गई है कि किस तरह से तुम लोगों का लैंड यूज पैटर्न चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले ये जो हमारा एरिया है ये क्या है? एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। पहले नॉन एग्रीकल्चर यूज में कितना एरिया था? 46.26। अब कितना हो गया है? 45.5।
दूसरा बता रहे हैं कि फॉरेस्ट पहले कितना था 18.11, अब कितना है 23.3, मतलब हम लोगों ने कुछ ग्रोथ तो की है फॉरेस्ट के टर्म्स में। अगर तुम देखो तो ये जो परमानेंट पेस्चर लैंड है, पहले कितनी थी परमानेंट पेस्चर 4.7, अब परमानेंट पेस्चर कितनी है 3.3। क्या रीजन होगा कि परमानेंट पेस्चर खत्म हो गया है, गाय भैंस ने चारा चरना बंद कर दिया? नहीं, एक्चुअली पहले जो कैटल्स हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के टाइम पे कैटल्स इतनी ज़्यादा है नहीं लोगों के पास, तो इस वजह से लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर्स क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोगों को ये डेटा कंपैरिजन है, ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ भी सकता है। इसको एज इट इज ये लोग बोलेंगे और बोलेंगे इसको कंपेयर करो, इसके ऊपर तुम्हारा कमेंट पास करो। तो जैसे हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं वैसा, और थोड़ा हम लोगों को हमारा जियो का कंटेंट इसके अंदर लिख के आना है। अब हम आगे बात करते हैं टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का, ये हमें सबको पता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है हमारा जियोग्राफिकल एरिया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा, बट अगर हम बात करें कि इसमें से सिर्फ 93% एरिया ऐसा है जिसके बारे में हमें पता है कि लैंड कैसे यूज हो रही है। बचा कुचा 7% क्या है, एक तो वो आसाम वाला पार्ट है जहाँ पे हम लोग जा नहीं पा रहे, और कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे हमारे पास एक्सेस नहीं है। मोर ओवर जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, उसको हम लोगों ने सर्वे अभी तक नहीं किया है, दो हम लोग हमारे में दिखाते हैं उसको। बट अगर हम बात करें इंडिया का मैप इस तरह से दिखाया जाता है, बट इसमें से कुछ पार्ट क्या है पीओके के अंडर में आता है, बट हम लोगों ने उसको अपने मैप में दिखाया और उसको अभी तक हम सर्वे नहीं कर पाए हैं। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि धीरे धीरे लैंड की क्वांटिटी एंड क्वालिटी में खराबी आने को हम क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। जैसे कि बता रहे हैं कि डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ लैंड, भाई लैंड की क्वांटिटी, बेटा लैंड की क्वांटिटी कैसे कम होती है बेटा, यूजफुल लैंड की क्वांटिटी, मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो रही है ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से वो कल्टीवेशन में यूज नहीं हो पाएगी, तो उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इसके बाद क्या बता रहे हैं कि एट प्रेजेंट क्या बता रहे हैं, टोटल 130 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड जो है वो क्या है, डिग्रेडेड लैंड है, जिसमें से 28% अभी भी वहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है। 56 जो है वाटर इरोडेड एरिया, रेस्ट क्या है सलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट है। वापस बता रही हूँ 130 मिलियन हेक्टर डिग्रेडेड लैंड है, जिसमें से 28% किसको बिलोंग करती है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया को बिलोंग करती है। 56 किसको बिलोंग करती है, जहाँ पे वाटर की वजह से इरोजन हो चुका है, और बचा कुचा वहाँ पे सैलिनिटी एल्कनिटी, मतलब वहाँ पे एल्गाई जमा हो चुकी है, या फिर उसमें ना नमक जमा हो चुका है, तो उसके वजह से लैंड डिग्रेड हो गई है। अब रीजन में क्या आता है इसके अंदर, ठीक है, सबसे पहले इसका आता है ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल। क्या रीजन है जिसकी वजह से लैंड बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही है, तो सबसे पहला रीजन है ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल। ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल कहाँ पे, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कैटल को क्या कर रहे हैं, ओवर ग्रेज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। दूसरा ओवर इरिगेशन में क्या हो गया कि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की एक परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से नमक और एल्गाई जमा होती है सॉइल के अंदर। फिर क्या तीसरा पॉइंट क्या है, वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री कॉजेज वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। भाई वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है कौन सा, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर क्रिएट होता है वो कहाँ पर डिस्पोज होता है, लैंड पे, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, लैंड में भी डिस्पोज होता है और वाटर पे भी डिस्पोज होता है, जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। फिर डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग एंड ओवर बर्निंग एट माइनिंग साइट। एक तो डिफॉरेस्टेशन भी रीजन है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और माइनिंग साइट्स पे जो तुम लोगों का बर्निंग वाला काम होता है उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सबसे बड़ा है मिनरल प्रोसेसिंग। बेटा मिनरल प्रोसेसिंग से क्या होता है, तुम लोगों का है ना, मिनरल्स को जब ग्राइंड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हवा में है ना वो पार्टिकल्स उड़ते हैं, और वो पार्टिकल्स आजू बाजू लैंड में जाके सेटल हो जाते हैं, उस लैंड को क्या कर देते हैं, उस लैंड के ऊपर एक परत जमा देते हैं, जिसकी वजह से फिल्टरेशन ऑफ वाटर, मतलब वहाँ से वाटर इजीली पास नहीं हो पाता है, और वो हमारी सॉइल को क्या करता है, इनफर्टाइल कर देता है। तो एक बार मेरे साथ वापस बोलना, ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल, ओवर इरिगेशन, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड मिनरल प्रोसेसिंग, ये 5 रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है स्पैम। मैंने ऐसे स्पैम छोटा सा एक वो कीवर्ड बनाया है स्पैम, कि शेल्टर बेड्स, एस से शेल्टर बेड्स, पी से प्लांटेशन ऑफ थ्रॉनी बुशेस, ए से एफॉरेस्टेशन, एम से मैनेजमेंट ऑफ ग्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। तो देखो इसको कैसे रन करना है। सबसे पहले सोल्यूशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन कैसे बचाया जा सकता है, हम लोग एफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ट्रीज उगाए, ज़्यादा से ज़्यादा
ग्रो करें ट्रीज को, ताकि हम लोगों का जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल हो पाए वापस। फिर ग्रेजिंग को मैनेज करें कि गाय भैंस को इधर उधर कहीं पे भी चारा चराने मत लेके जाओ। एक फिक्स एरिया जहाँ पे बैरन लैंड है वहाँ पे छोटी मोटी घास उगा के आप वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, गाय भैंस को चारा चरा सकते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रीज जो वेस्ट डिस्पोज कर रही है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करो कि उसको कहाँ डिस्पोज किया जाए ताकि हम लोगों का लैंड एंड वाटर पोल्यूशन ना हो। शेल्टर बेल्ट ग्रो करो। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं बेटा, ये जैसे हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है, इसके आजू बाजू हम बड़े बड़े पेड़ उगा देते हैं, तो इससे होता क्या है, हवा है ना हमारी फील्ड के अंदर नहीं आ पाती और हमारी सॉइल को उड़ा के नहीं लेके जा पाती, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट। फिर प्लांटेशन ऑफ थ्रॉनी बुशेज। थ्रॉनी बुशेज मतलब जो एयर पोल्यूशन करते हैं, जो है ना एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं और जो डेजर्ट एरिया में ना हवा ड्यून्स बनने नहीं देते। ड्यून्स मतलब मिट्टी के ऐसे माउंटेन्स बनते हैं ना, वो बनने से रोकते हैं। तो इसको हम लोग ये सारी मेथड्स को फॉलो करके हम हमारा लैंड डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार मेरे साथ वापस बोलो, स्पैम। एस का मतलब शेल्टर बेल्ट्स, पी का मतलब प्लांटेशन ऑफ थ्रॉनी बुशेज, ए का मतलब एफॉरेस्टेशन, एम मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग एंड एम मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। ओके, इसके बाद हमारा एक टॉपिक आ रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉइल एज ए रिसोर्स। देखो सॉइल को लोगों ने रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला है कि सॉइल जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। सॉइल कैसे बनता है, सॉइल पेरेंट रॉक के कारण बनता है। सो होता क्या है, रॉक्स ऊपर से नीचे गिरते हैं, नीचे गिरने के कारण वो टूटते हैं, फिर बारिश के कारण उसमें और ज़्यादा बोलते हैं ना दरारें आती है। फिर ऐसा ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और सॉइल क्या जो रॉक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सॉइल है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर से लेती है, अपने पेरेंट रॉक के अंदर से लेती है। अब बता रहे मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं सॉइल को फॉर्म होने में। पेरेंट, रिलीफ, बेड रॉक, जो क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में। बता रहे वेरियस just a minute, okay, various factor of nature such as changes in temperature, action of running water, wind, glaciers, ये सब हमारी सॉइल के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में तुम लोगों के जो ये अर्थवॉर्म है, ये सब हो गए तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए, और इनऑर्गेनिक मतलब ह्यूमन वेस्ट और ये सब चीज़ें आ जाएगी, वो सब क्या हो जाएगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब बता रहे हैं सॉइल के टेक्सचर, कलर, थिकनेस, कितना टाइम हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने सॉइल को अलग अलग पार्ट में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहली सॉइल जो आ रही है वो है एलिवियल सॉइल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एलिवियल सॉइल। एलिवियल सॉइल क्या है, मोस्ट वाइड स्प्रेड, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल है एलिवियल सॉइल, जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में, राजस्थान में, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन में पाई जाती है। दे हैव बीन डिपॉजिटेड बाय थ्री। ये जो एलिवियल सॉइल है वो कैसे बनती है, सो माउंटेन से रिवर्स नीचे आती है। रिवर्स जब नीचे आती है अपने साथ में क्या लेके आती है, सॉइल लेके आती है, और सॉइल को क्या करती है, जब वो नीचे उतरती है सॉइल को ऐसे साइड में डिपॉजिट करती जाती है। तो ये जो रिवर सिस्टम, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर सिस्टम के इंटर प्ले से जो सॉइल बनती है वो है हमारी एलिवियल सॉइल। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, जिसके अंदर पीपीएल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पीपीएल। व्हाट इज पीपीएल, पोटाश, फॉस्फरिक एसिड एंड लाइम। वापस बोलना, ये बहुत ज्यादा क्या है, फर्टाइल सॉइल है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, पीपीएल। व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएल, पोटाश, फॉस्फरिक एसिड एंड लाइम। फिर बता रहे इसके अंदर है ना थोड़ा बहुत क्ले का प्रपोर्शन, सैंड का प्रपोर्शन और थोड़े बहुत दरदरा मटेरियल पाया जाता है। ये जो है एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड वाटर वैली, रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल अपीयर। जैसे जैसे हम थोड़ा इसके सॉइल के पास जाते हैं तो जो सॉइल का पार्ट है वो क्या होता जाता है, थोड़ा बड़ा होता जाता है, और स्लोप के पास में ये एकदम कैसी होती है, कोरस होती है। कैसी होती है, कोरस मतलब दरदरी होती है। तो एक बार वापस इसको याद कर लो, मैंने क्या बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है, मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है, कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स, पार्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये तीन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स के द्वारा बनाई जाती है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। वेरी फर्टाइल, जिसके अंदर पीपीएल पाया जाता है, दैट इज पोटाश, फॉस्फरिक एसिड एंड लाइम। एलिवियल सॉइल के अंदर बहुत सारा प्रपोर्शन ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट। जैसे हम आगे मूव करते हैं रिवर वैली की तरफ, वैसे सॉइल पार्टिकल बड़े होते जाते हैं, और स्लोप के पास इसके पार्टिकल कैसे, कोरस मतलब दरदरे होते हैं। ये टाइप की सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, डोर्स, चोज एंड तराई, ये रीजन्स में पाई जाती है। ओके, अगर हम बात करें एज के बेसिस पे तो हमारी एलिवियल सॉइल दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज भंगार एंड खादर। भंगार क्या है, ओल्डर एलिवियल सॉइल है, जो हमारे जैसे ये एलिवियल का पार्ट है, अभी जो फ्रेश होती है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता है, और जो ओल्ड होती है वो क्या होती है, डिपॉजिट हो कैसे ऊपर
ऊपर आ जाती है। तो ये जो ऊपर वाली जो सॉइल पाई जाती है नदी के किनारे में वो होती है भंगार सॉइल। ये जो है वो वेल ड्रेन एरिया है और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए। ये फ्लड लिमिट से ऊपर, मतलब जैसे ये नदी है, ये बाजू में ये पूरा तुमको एक लैंड वाला पार्ट दिखता है, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग भंगार वाला प्लेन बोलेंगे। ये सॉइल के अंदर बहुत अच्छा ह्यूमस होता है और इसके अंदर रिच कंपोनेंट ऑफ मिनरल एंड ह्यूमस पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे खेती करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नॉडल्स होते हैं जिसको हम कंकर बोलते हैं, जो इम्प्योर नेचर के होते हैं। तो एक बार मेरे साथ वापस बोलो भंगार का कि ये ओल्डर एलिवियल प्लेन है जो हमारे अपलैंड एलिवियल ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये एरिया वेल ड्रेन है, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है, ये फ्लड लिमिट के ऊपर लाई करता है, इसके अंदर ह्यूमस अच्छा होता है इसलिए फर्टाइल है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं जिसको हम कंकर्स भी बोलते हैं, जो इम्प्योर नेचर के होते हैं। उसके बाद क्या है, खादर। खादर हमारा न्यूअर, जो अभी नई नई मिट्टी जो है ना नदी डिपॉजिट करती है, वो क्या है, तुम्हारी खादर है। ये हर साल क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसके अंदर सिल्ट, मड, क्ले, सैंड पाया जाता है। खादर सॉइल बहुत ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए, शुगर केन, राइस, वाटर, मेज एंड ऑयल सीड्स के लिए। वापस शुगर केन, राइस, व्हीट, मेज एंड ऑयल सीड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल आ रही है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक कलर की होती है, रिग्योर सॉइल भी बोलते हैं, और इसके अंदर कॉटन बहुत अच्छे से उगता है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। अब ब्लैक सॉइल बनता कैसे, देखो होता क्या था पहले, जैसे ये लावा है, लावा फूट के नीचे आता था, नीचे आने के बाद सेटल डाउन होता था, सेटल डाउन होने के बाद बड़े बड़े काले कलर के रॉक्स बन जाते थे। ये रॉक्स जब टूटते थे, इन लोगों का क्या होता था, वेदरिंग होता था, ये टूटते थे, बारिश आती थी तो धीरे धीरे ये जो रॉक्स है वो किस में कन्वर्ट होते थे, सॉइल में कन्वर्ट होते थे। तो इस तरह से हमारी ब्लैक सॉइल बनती थी। देखो अब ये सॉइल कहाँ पाई जाती है वो देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज पार्ट डेकन ट्रैप, मतलब जहाँ पे लावा फूटता था वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। ये जो है प्लेट्यूज, तुमको ये पता होना चाहिए कि लावास जनरली प्लेट्यूज में ही पाए जाते हैं, प्लेन्स में इतना लावास नहीं हो सकते। ठीक है, द कवर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश। बता रहे जो ब्लैक सॉइल होती है वो क्लेई होती है, तो उसके अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम होता है। क्या क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, पर इसके अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता है। बता रहे हैं, तुमने तो देखा होगा कि गीली मिट्टी जब वो एकदम सूख जाती है तो कड़क हो जाती है, और जैसे उसके अंदर पानी डालते हैं तो वापस वो क्या हो जाती है, एकदम स्मूथ हो जाती है। तो बता रहे हैं कि हॉट वेदर के टाइम पे यहाँ पे इसके अंदर क्या करना, खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये सॉइल बहुत ज़्यादा अगर गीली हो जाती है तो ये स्टिकी हो जाती है, तो वहाँ पे भी काम करना मुश्किल है। इसीलिए जनरली क्या किया जाता है, जैसे फर्स्ट शार आता है तभी उसके अंदर क्या कर दी जाती है, खेती वेती कर दी जाती है, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम गीले में भी इस सॉइल पे खेती नहीं हो सकती, और एक्सट्रीम बोलते हैं ना सूखे में भी इस सॉइल में खेती नहीं हो सकती। तो एक बार मेरे साथ वापस बोलो, ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है, इसको रिगोर सॉइल भी बोला जाता है, कॉटन ग्रो किया जाता है इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये डेकन ट्रैप में पाई जाती है, लावा फ्लो से बनती है। ये प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्लेई मटीरियल है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम में पर फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं है। ये समर्स के टाइम पे क्रैक्स डेवलप कर देती है, और विच हेल्प, हाँ क्रैक्स की वजह से सॉइल के अंदर क्या होता है, एयर पास होना पॉसिबल हो पाता है। ये सॉइल स्टिकी हो जाती है जब वेट है एंड डिफिकल्ट टू वर्क, इसलिए इमीडिएटली फर्स्ट शार के बाद ही इसके ऊपर क्या कर लिया जाता है, टीलिंग कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल आ रही है रेड एंड येलो सॉइल। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाएंगे, इतने से टॉपिक को छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है। देखो रेड सॉइल कहाँ पे, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है, जो लो रेनफॉल एरिया में पाई जाती है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स में पाई जाती है। रेडिश कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक का। और बता रहे हैं इट बिकम येलो, और जैसे जैसे ये हाइड्रेट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो ये रेड की जगह कौन से फॉर्म में हो जाती है, येलो फॉर्म में हो जाती है। ओके, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ से डिराइव हुआ है, लेटराइट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड लेटर, जिसका मतलब था ब्रिक। लेटराइट सॉइल जो है वो हाई टेम्परेचर और लेस ह्यूमस वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, एक बार देख लो वापस क्या बोल रहे हैं, हाई टेम्परेचर, और अगर ऑब्वियसली बात है जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे इवोपोरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, तो वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होगा। ठीक है, विथ एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, अगर हम वहाँ पे लेटराइट सॉइल में प्रॉपर
इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो इसको हम सूटेबल कर सकते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मतलब उसके ऊपर भी हम क्या कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे। ये सॉइल मेनली कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, मतलब ये इस जगहों पे पाई जाती है। बता रहे सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक अपना के कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ने इस सॉइल को टी एंड कॉफी ग्रो करने में यूज किया है। बता रहे लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कैश्यू नट्स मतलब काजू ग्रो करने में भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो एक बार मेरे साथ वापस बोलो, लेटराइट सॉइल कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम द वर्ड लेटर, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक्स। लेटराइट सॉइल जो है हाई टेम्परेचर में पाई जाती है, हाई टेम्परेचर के कारण उसके ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, कम होता है। अगर एडिक्वेट फैसिलिटीज होगी तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु ने क्या किया है, टी एंड कॉफी के लिए यूज किया है और कैश्यूज के लिए यूज किया है। एरिड सॉइल रेड से ब्राउन कलर की होती है। एरिड सॉइल कैसी होती है, या फिर रेड कलर की या फिर ब्राउन कलर की। ओके, आगे देखते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, भाई दरदरी होती है और नमक पाया जाता है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो इसी सॉइल से हम लोग इसी सॉइल के अंदर क्या करते हैं, इवापोरेशन, पानी भर के इवापोरेट करके हम क्या जनरेट करते हैं, सॉइल जनरेट करते हैं। ड्राई क्लाइमेट होने के कारण यहाँ का हाई टेम्परेचर रहता है और इवापोरेशन फास्ट होता है। मैंने क्या सिखाया, जहाँ पे इवापोरेशन फास्ट होगा वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट हमेशा कम होगा। फिर बता रहे हैं कि इस सॉइल के लोअर हॉरिजन में कंकर पाया जाता है, जिसकी वजह से वाटर क्या है, इजीली फिल्टर नहीं हो पाता है। बट अगर यहाँ पे भी हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी यूज करें, यहाँ पे भी हम अच्छा केमिकल और यूज करें, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। देखो, द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट, उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट होता है, तो इसके नीचे वाला पार्ट में कंकर पाया जाता है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड क्या होता है, नीचे पानी का फिल्टरेशन नहीं हो पाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये सॉइल क्या होती है, कल्टिवेबल बन जाती है और यहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। जैसे वेस्टर्न राजस्थान में भी ये लोग उसको यूज कर रहे हैं। ओके, फॉरेस्ट सॉइल हिली एरिया में पाई जाती है, माउंटेन एरिया में पाई जाती है, जहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल होता है। ये लोमी एंड सिल्की मतलब थोड़ी सी स्टिकी टाइप की होती है। ये स्नो कवर एरिया में जो सॉइल पाई जाएगी वो एसिडिक नेचर की होगी, लो ह्यूमस कंटेंट की होती। और जो लोअर एरिया में जो पाई जाती है वो भी इतनी ज़्यादा, वो क्या बताए, सॉइल फाइंड लोअर पार्ट पर्टिकुलर इन द रिवर एंड एलिवियल फैंस आर फर्टाइल। ऊपर वाले पार्ट में ह्यूमस कंटेंट नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा। बट अगर नीचे वाली अगर हम बात करें फॉरेस्ट सॉइल में, तो उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट भी थोड़ा बहुत होगा और वो थोड़ी बहुत क्या होगी, फर्टाइल भी होगी। ओके, लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बता रहे, सॉइल इरोजन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना। द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। भाई सॉइल कवर का खराब होना और या फिर उसका वॉश डाउन हो जाने को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ऐसा बोले सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है। बट आज के टाइम पे फॉर्मेशन धीरे हो रहा है और इरोजन फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है। अब सॉइल इरोजन के कुछ अलग अलग टाइप्स बताए गए। सबसे पहला है तुम द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप। एक तो होता है गली इरोजन। अब गली इरोजन क्या होता है, जैसे कि तुम्हारी क्लेई सॉइल है, वहां से तुमने अगर देखा होगा ऐसे पानी निकल जाता है, तो ऐसे एक गली बन जाती है और वहां से पूरी सॉइल क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं गली इरोजन। और ऐसी लैंड क्या हो जाती है जहाँ पे गली इरोजन होता है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन को, इसको बैड लैंड बोला जाता है। और चंबल बेसिन में ऐसी लैंड्स को रावेंस बोला जाता है। तो एक बार मेरे साथ वापस, रनिंग वाटर जब कट हो जाता है क्ले सॉइल में से और एक डीप चैनल कर देता है गली की तरह, वो अनफिट हो जाता है, उसको गली इरोजन बोलते हैं। फिर वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, उसको बैडलैंड बोला जाता है। चंबल बेसिन में इसको क्या बोला जाता है, रिवाइज बोला जाता है। ओके, फिर बता रहे हैं कि जैसे ये हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है, इसमें से पानी पूरा एक प्लेट की तरह जमा हो जाता है, ऐसे एक प्लेट की तरह ही आगे चला जाता है, इसको बोला जाता है शीट इरोजन। क्या बोला जाता है, शीट इरोजन। देखो, समटाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन स्लोप, इन सच केसेस सॉइल इज वॉश्ड अवे, ऐसे पूरा साथ में निकल जाता है, इसको बोला जाता है शीट इरोजन। जब हवा हमारी सॉइल को लेके चली जाती है तो उसको बोला जाता है विंड इरोजन। और सॉइल इरोजन एक और वजह से होता है, दैट इज डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। अगर तुम्हारी प्लॉइंग मेथड गलत है या फिर तुम्हारी इरिगेशन मेथड गलत है, तो उससे भी तुम्हारा क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन में एक तो हम लोगों को गली इरोजन याद रखना है, एक शीट इरोजन याद रखना है, एक विंड इरोजन याद रखना है और एक डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। क्या क्या बोला मैंने, वापस बोलो, गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन एंड डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब ये लोग पूछ रहे, बताओ अरे यार इतने सारे प्रॉब्लम्स तो है, तो इनके सोल्यूशंस क्या है। सोल्यूशंस ये है, चलो देखते हैं।
प्लॉइंग अलोंग द कॉन्टर्स, याद करो मैंने तुम लोगों को क्लास में समझाया था, इसको बोलते हैं कॉन्टर प्लॉइंग। इस तरह से हम लोग बीच में पार्ट किया, फिर खड्डा कर देते हैं, फिर वापस इस तरह से ऐसे हम लोग ऐसे गोल में एक करते हैं, फिर वापस स्पेस छोड़ते हैं, गोल में फार्मिंग करते हैं, ऐसे करके हम क्या करते हैं, खड्डे बना के ऐसे गोल गोल फार्मिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी जैसे यहाँ से गया इस गोल से इस खड्डे में फंस गया, फिर इस गोल से इस खड्डे में फंस गया, तो इससे क्या होता है, हमारा सॉइल जो है वो इरोड नहीं होता है। इसको बोलते हैं कॉन्टर प्लॉइंग। अब कॉन्टर प्लॉइंग की बात बता रहे हैं कि टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, अगर हम लोगों का हिमालयाज है तो यहाँ पे अगर बारिश आती है तो पानी सॉइल एक साथ ऐसे नीचे गिरती है, तो वो लोग क्या करते हैं, टेरेस के टॉप को ऐसे फ्लैट पार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर खेती करते हैं। तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन रुक जाता है, तो इसको बोला जाता है टेरेस फार्मिंग। फिर आता है स्ट्रीप। Strip of grass are left to grow between the crop. This break up the force of wind. This method is called strip cropping. हम क्या करते हैं, वो स्ट्रिप्स होती है ना, जो ग्रास होती है वो हमारे क्रॉप के बीच में ग्रो कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हवा का फ्लो क्या होता है, हमारे क्रॉप तक इतना इजीली नहीं पहुंच पाता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिप ग्रो करते हैं, बीच में हमने हमारे क्रॉप ग्रो कर दिए, तो उसके वजह से हमारा जो क्रॉप का जो सॉइल है वो वहाँ पे स्टिक टू रहता है और हमारा इरोजन नहीं होता है। लास्ट है शेल्टर बेल्ट, जो मैं तुमको बता चुकी हूँ, हमारी फील्ड के आजू बाजू हम बड़े बड़े पेड़ उगा देते हैं, जिस वजह से विंड क्या नहीं लेके जा पाती, विंड हमारी सॉइल को लेके नहीं जा पाती। और यही शेल्टर बेल्ट्स हमारे डेजर्ट एरिया में बहुत काम करते हैं, ताकि ये वहाँ पे क्या नहीं कर सके, वहाँ पे ड्यूज ना बना सके। वो विंड ड्यूज मतलब क्या होता है, मिट्टी के माउंटेन्स, और वो स्टेबलाइज करती है डेजर्ट ड्यूज को। तो एक बार मेरे साथ वापस बोलो, हम लोगों के पास क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या सोल्यूशन है सॉइल कंजर्वेशन का। एक है कॉन्टर प्लॉइंग, एक है टेरेस फार्मिंग, एक है स्ट्रीप क्रॉपिंग और एक है तुम्हारा शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से याद रखनी है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुमको बता दिए थे, तो भी अगर वापस याद कर लो। एक है एजेंडा 21, एक है रियो द जेनेरियो समिट, वाई रिसोर्स प्लानिंग, हाउ रिसोर्स प्लानिंग, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड यूज पैटर्न, एलिवियर सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड दिस सॉइल इरोजन। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आते हैं। क्वेश्चन बैंक में से सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कीजिएगा। इसका जो भी डाउट है आप लोग मुझे क्लास में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर कवर करेंगे।